हरियापुर गांव में सुबह की किरणें पेड़ों की फुनगियों से झांक रही थीं और चिड़ियों का कलरव वातावरण में गूंज रहा था। एक छोटी पुरानी कुटिया में माधव अपनी पत्नी राधा और बेटी किरण के साथ रहता था। माधव, एक लोहार, हर दिन की तरह अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कब तक यूं ही गरीबी में जीते रहेंगे माधव? तुम लोहे को भी मोड़ सकते हो, पर हमारी आमदनी तो कुछ भी नहीं। धैर्य रखो राधा, धैर्य। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसकी किस्मत जरूर बदलती है। मुझे यकीन है मेरा समय भी आएगा, देखना। गांव वाले तुमसे हर बात पर सलाह लेने आते हैं, पर किसी को तुम्हारी गरीबी पर तरस नहीं आता। मैं लोहार हूँ राधा, हाथ फैलाना नहीं जानता। गांव वाले मेरी सलाह इसलिए लेते हैं क्योंकि मुझ में लालच नहीं। जिस दिन लालच आ गया मैं भी दूसरों जैसा हो जाऊंगा, समझी? अब मुझे जाना होगा। माधव अपने औजार उठाकर दुकान की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद माधव अपनी दुकान पर बैठा था कि गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे माधव भाई, मेरे घोड़े की नाल टूट गई है, ठीक कर दोगे? अरे मुखिया जी, ये भी कोई पूछने की बात है? यही तो मेरा काम है। शाम को मैं खुद नाल ठीक करके आपके घर ले आऊंगा, ठीक है? माधव, इस बार मेरा हाथ थोड़ा तंग है, अभी कीमत नहीं दे पाऊंगा। अगर देंगे तो अच्छा, नहीं देंगे तो और अच्छा। कोई बात नहीं, आप गांव के मुखिया हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम सच में बहुत अच्छे लोहार हो माधव। तुम्हारा काम और मन दोनों साफ हैं। गांव में और भी लोहार हैं, पर कोई तुम जैसा नहीं। चलो नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराता हुआ चला गया और माधव अपने काम में लग गया। शाम ढलने लगी थी। माधव लोहार मुखिया के घोड़े की नाल ठीक करके उसकी हवेली की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुखिया बलदेव और सुखदेव के साथ किसी गंभीर चर्चा में डूबा हुआ था। मुखिया ने माधव को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, माधव, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो अपने नौकर को तुम्हें बुलाने भेजने ही वाला था। माधव ने चारों ओर की गंभीरता को भांप लिया और गंभीरता से बोला, क्या बात है मुखिया जी, आपके बलदेव चाचा और सुखदेव के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही है। क्या बात है? हाँ, तुम सही समझे माधव। तुम हमेशा से समझदार रहे हो और तुम्हारी सलाहों ने गांव का भला ही किया है। तभी बलदेव ने बातचीत आगे बढ़ाई। असल में बात यह है माधव कि गांव की सीमा पर एक भेड़िया दिखा है, पर यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं। कद काठी में बड़ा, आंखों में खून की प्यासी चमक, और अब तक कई यात्रियों को मार चुका है वो। हाँ, और अब गांव वाले डरे हुए हैं। कोई यात्रा नहीं कर रहा और व्यापार ठप पड़ गया है। हम सोच रहे थे कि हम सब मिलकर इसे खत्म कर दें। राज दरबार को भी खबर भेजी थी, पर कोई जवाब नहीं आया। अब हम सबको ही कुछ करना होगा। यही तो बात है। तो अब तुम बताओ माधव, क्या किया जाए? माधव लोहार कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। फिर वह शांत लेकिन शांत आवाज में बोला, देखिए, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब ये है कि हम कुछ न करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? हाँ, अब देखिए मुखिया जी, मैंने सुना है कि वह भेड़िया आम भेड़ियों जैसा नहीं। कहते हैं उसमें चीते जैसी फुर्ती है और उसके दांत शेर से भी पैने हैं। अगर हम गांव वाले यूं ही बिना योजना के उसकी ओर गए तो हमारी एक छोटी सी गलती हम सबको मौत के घाट उतार सकती है। और अगर वह गलती हो गई तो वह भेड़िया गांव के भीतर आ जाएगा। फिर हम सबके लिए बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो माधव। अब मुझे भी लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तब तक गांव वालों से कह दीजिए मुखिया जी कि कोई भी गांव की सीमा की ओर न जाए, भूल से भी नहीं। ठीक है मुखिया जी, चलिए, नमस्ते, अब मैं चलता हूँ। माधव इतना कहकर वहां से चला गया। अगली सुबह जैसे ही माधव की आंख खुली, उसने देखा कि मुखिया उसके घर में खड़ा था। मुखिया जी, आप सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? अरे, तुमने जो कल कहा था वह एकदम सही निकला माधव। गांव की सीमा से एक शिकारी दल गुजर रहा था।
उस भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वे शिकारी बहादुर निकले। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने उस भेड़िए को मार गिराया। हाँ, लेकिन शिकारी ने बताया कि वह भेड़िया आम भेड़िया नहीं था। उसे मारने में उनके भी पसीने छूट गए। अगर हम गांव वालों को भेज देते तो शायद कोई भी लौट के नहीं आता। माधव, वाकई में तुम्हारी सूझबूझ ने हम सबको बचा लिया है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। माधव लोहार अपने औजारों के साथ दुकान पर चला गया। वह हाथ में एक टेढ़े मेढ़े लोहे के टुकड़े को थामकर हथौड़े से उस पर बार बार चोट करने लगा। तभी वहां गांव का युवक रतन आ पहुंचा। माधव, मेरे घोड़े की नाल टेढ़ी हो गई है, इसे अभी ठीक कर दो। हाँ, कुछ देर में कर दूंगा। घोड़े की नाल यहाँ छोड़ दो, मैं बना दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नाल मुझे अभी चाहिए, मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। माधव का हथौड़ा हवा में ही रुक गया। वह चौंक कर रतन की ओर देखने लगा। उसकी नजरें धीरे धीरे उस नाल पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वह नाल को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। तुम व्यापार के सिलसिले में गांव से बाहर रहते हो ना? हाँ, यह तो सारा गांव जानता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं एक लोहार हूँ और लोहे को बड़े अच्छे से पहचानता हूँ। ये जो नाल तुम लेकर आए हो, ये सामान्य नाल नहीं, ये विजयगढ़ राज्य में बनाई जाती है, खास तौर पर वहां के राजा भैरव के सेनापति के घोड़ों के लिए। और तुम जानते हो ना, केशवगढ़ और विजयगढ़ में कितनी पुरानी दुश्मनी है। राजा विक्रम और राजा भैरव एक दूसरे की जान के प्यासे हैं और दोनों राज्यों के लोगों का एक दूसरे की सीमा में आना जाना मना है। तो फिर रतन, यह नाल तुम्हारे पास कैसे आई? रतन अचानक घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने काम से काम रखो माधव, फालतू की बात न करो। अरे क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है? हैं? मुखिया जी, रतन झूठ बोल रहा है। कहता है कि यह व्यापार के लिए बाहर जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आदमी विजयगढ़ के राजा भैरव का जासूस है। अरे माधव ने मुझे पहचान लिया, लेकिन अगर राजा विक्रम को पता चल गया तो वह तो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। मुखिया चुप रहा, फिर माधव की तरफ देखकर बोला, माधव, बताओ तुम क्या सुझाते हो? देखिए मुखिया जी, आपको राजा विक्रम को इस बात की सूचना देनी चाहिए या फिर रतन को खुद राजा विक्रम के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अगर राजा विक्रम को शक हुआ तो वो पूरे गांव को सजा देंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ बात एक परिवार की जान का है। मैं यह राज अपने सीने में रखूंगा, रतन से एक वादा लेकर कि अब वो कोई जासूसी नहीं करेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गांव शांत दिख रहा था। कुछ दिन बाद केशवगढ़ के 2 सैनिक गांव में पहुंचे। इस गांव का मुखिया कौन है? मैं हूँ, मैं। क्या तुम रतन को जानते हो? हाँ, अरे वो हमारे गांव का ही है। वो करता क्या है ये बताओ। वो एक व्यापारी है। लगता है कि मुखिया भी इस सब में शामिल है। रतन को पकड़ कर लाओ। कुछ ही पलों में रतन को पकड़कर लाया गया। वह बुरी तरह घबराया। मूर्ख कहीं के, तुम मुखिया होकर एक गद्दार का पक्ष ले रहे हो। हमें सूचना मिली है कि रतन विजयगढ़ को महत्वपूर्ण राज भेज रहा था और अब हमें शक है कि तुम भी इसमें शामिल हो। तभी वहां माधव दौड़ता हुआ आया। रुको, देखो, मुखिया जी का इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हमें पता चल गया था कि रतन जासूस है, लेकिन उसने हमसे वादा किया था कि अब वह गद्दारी नहीं करेगा। मुखिया जी ने चुप रहना उसी मानवीयता के तहत चुना था ताकि उसका परिवार बच जाए, बस। झूठे बहाने हैं ये। राजद्रोह की सजा मौत है। इस समय रतन को माफ नहीं किया जा सकता। तुरंत ही रतन को वहीं मार दिया गया। ये पूरा गांव गद्दार है। आग लगा दो गांव में, लगा दो आग। दोनों सैनिकों ने गांव में आग लगा दी। चारों ओर भगदड़ मच गई। चीख पुकार गूंजने लगी। मुखिया और माधव को पकड़ लिया गया। अब तुम दोनों राजा विक्रम के सामने पेश किए जाओगे। देखते हैं उसके न्याय से कौन बचता है। कुछ देर बाद दोनों सैनिकों ने माधव लोहार और गांव के मुखिया को दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। महाराज,
यह दोनों जानते थे कि रतन आपके राज्य की जासूसी कर रहा था, फिर भी इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। हमने इन्हें इसी अपराध में बंदी बनाया है और आपके समक्ष पेश किया है महाराज। तुम्हें कैसे पता चला कि यह दोनों रतन की सच्चाई पहले से जानते थे? महाराज, इसे इन्होंने स्वयं स्वीकार किया था और मुखिया ने रतन के परिवार को बचाने की खातिर यह बात छुपा ली। राजा विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी दृष्टि से माधव की ओर देखकर बोला, बड़ी विचित्र बात है माधव। तुम्हें मालूम था कि सच बोलना तुम्हें मृत्यु तक ले जा सकता है, फिर भी तुमने सत्य नहीं छोड़ा। महाराज, मेरा विश्वास है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, झूठ की उम्र कम होती है, सत्य कठिन होता है, पर अंतिम विजय उसी की होती है। लेकिन तुम्हारा यही सत्य आज तुम्हें मेरे सामने अपराधी बनाकर खड़ा कर रहा है। महाराज, अगर धैर्य हो तो सत्य कभी बोझ नहीं बनता महाराज, वह तो आत्मा का श्रृंगार होता है और एक दिन यही सत्य भाग्य को भी बदल देता है। इसे अपने विश्वास पर बहुत घमंड है ना? ठीक है सैनिकों, इसे उठाओ और कारागार में डाल दो। देखते हैं सत्य इसे कितनी राहत देता है। ले जाओ इसे। माधव को सैनिकों ने पकड़ लिया। और मुखिया, इसे अभी के अभी मृत्यु दंड दे दो, ले जाओ। सारी गलती मेरी थी माधव। माधव, तू सही था। काश मैंने तेरी बात मान ली होती तो आज गांव न जलता, न मैं मरता। हे भगवान। दोनों सैनिकों ने मुखिया को वहीं पर मार डाला। माधव को घसीटते हुए कारागार में डाल दिया गया।